गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वदेश कुमार अग्रवाल और मैं लेके आया हूं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस यानी हमारे टीचर्स डे के दिन उनकी बहुत प्यारी प्यारी शुभकामनाएं मेरे पास में आई हैं। तो बच्चों, मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि आप खूब पढ़ाई करें और अपने जीवन में करियर की नई नई ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, इसी के साथ आज हम अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सीरीज का शुभारंभ करते हैं। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, बेसिकली ये है क्या? आप अपनी स्क्रीन पर तीन शख्सियतों के फोटोग्राफ देख रहे हैं, मिस्टर रॉबर्ट बॉयल, मिस्टर जैकस चार्ल्स एंड मिस्टर गैलुसिक। ये तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च की बदौलत हमारी जो गैसेस के बारे में रिसर्च थी, यानी कि उनकी थर्मल थ्योरी थी, उनको बदल के रख दिया। या यूं कह सकते हैं कि उनको एक नए तरीके से सोचने पर हमें मजबूर किया और उनके एनालिसिस में उनके लॉज बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इन तीन महान साइंटिस्ट को भी मेरा कोटि कोटि नमन। मैं उनको शुक्रगुजार हूं कि जिससे हम इतने अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को समझ पाए। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम हमारा ये टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी यहाँ पर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज, उनके एनालिसिस, जो उनका बिहेवियर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले सॉलिड्स और फ्लूइड्स ये पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मैटर की जो तीसरी फेज है यानी गैस, उसके थर्मल बिहेवियर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उन गैसेस के क्या ऐसे बिहेवियर हैं जिनके एनालिसिस से हम डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम गैस की बात करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि भाई ये जो हमारे पास गैस है, ये गैस है क्या? तो बच्चों, गैस basically it is a large number of free molecules, or we can say it is a collection of large number of free molecules which are in random motion, और इस random motion को क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी कंटेनर में भरे हुए हैं, कोई भी गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है, ये मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ये सभी मोशन रैंडम मोशन करते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है। तो इस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन, और इसका दूसरा साइंटिफिक नाम है ब्राउनियन मोशन। तो गैस क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल फ्री है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हम नहीं मानते। जब भी हम अभी हम एनालिसिस के अंदर इसको हम और स्टडी करेंगे। इसके बाद बात आती है कि बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, इट इज द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल। और अगर मैं स्पेसिफिक करूं कि एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमें ये शब्द बोलना पड़ेगा कि यहां पर वी आर वेरी मच कंसर्न टू थर्मल बिहेवियर। ये कैसा बिहेवियर है? थर्मल बिहेवियर। यानी हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं? एनालिसिस ऑफ thermal behavior of these gas molecules. So thermal behavior of these molecules are studied in this branch. So let's start. बच्चों, जब भी हम किसी गैस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम एनालिसिस की बात करते हैं कि किसी भी गैस का हमें एनालिसिस करना है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक इस तरीके की गैसेस मिलें जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर रहे। जैसे N2, H2, O2, ये सभी अलग अलग गैसेस हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम इनका एनालिसिस कर रहे हों तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम कर लें कि ये प्रॉपर्टीज़ तो सभी गैसेस के अंदर हम मानेंगे ही मानेंगे। तो उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या मान ली है? कॉमन मान ली है। तो अगर उनका बिहेवियर कॉमन हो जाएगा तो ऐसे कॉमन बिहेवियर वाली गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैसेस। ऐसे कॉमन बिहेवियर वाली गैसेस को हम क्या कहते हैं?
आइडियल गैसेस। ये ऐसी गैसेस हैं जिसमें हमने उनके कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम कर लिया है कि ये सभी की सभी गैसेस जो हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो अगर ऐसी गैसेस जो अभी मैं आगे बताऊंगा उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस। फायदा क्या है आइडियल गैस लेने का कि इन गैसेस को की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हमने एज्यूम कर ली हैं कि ये एक जैसी रहेंगी, इसलिए चाहे N2 हो, O2 हो, H2 हो, उनके एनालिसिस में हमें बहुत आसानी होती है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्टुलेट्स। बेसिकली हम क्या पढ़ना जा रहे हैं, आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आइए बेटा एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि आइडियल गैसेस के पास में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, या ऐसा कह दें कि इनका जो साइज होता है वो हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। साइज याद रखिएगा, मैं फिर आपको बता दूं, साइज जब हम साइज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बिल्कुल छोटा सा, बहुत हल्का सा, बिल्कुल एकदम ऐसा कि जिसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ा जा सके। यहां पर मैं साइज की बात कर रहा हूं, मास की बात नहीं कर रहा हूं। मास तो होगा मॉलिक्यूल के पास, साइज लेकिन क्या होगा, एज्यूम किया है कि ये नेग्लिजिबल है। अगर आइडियल गैस है तो ऐसा एज्यूम किया है कि इनका साइज क्या है, नेग्लिजिबल है। तो साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अब सोचिए कि अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल होगा तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होगा। तो क्या हम कह दें कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो जीरो है? नहीं। जब हम किसी आइडियल गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं या किसी गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि उस गैस के वॉल्यूम, उस गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना, यानी वो गैस खुद कितना वॉल्यूम घेर रही है या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। हम ये कहते हैं कि जिस भी कंटेनर में हमने उस गैस को भरा है, जिस भी कंटेनर में हमने उस गैस को फिल किया है, उस कंटेनर में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है इस गैस के मॉलिक्यूल के पास में फ्री मूवमेंट के लिए, या यूं कह सकते हैं द वॉल्यूम इन विच एनी गैस मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल फ्रीली। तो कितना वॉल्यूम होगा भाई, अगर ये जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है इसका खुद का साइज तो नेग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी जितने भी गैस मॉलिक्यूल है उनके लिए ये पूरा स्पेस, पूरे कंटेनर का जो स्पेस है, इट इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट, अवेलेबल फॉर मूवमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज बेसिकली द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ दैट गैस। उस गैस के मॉलिक्यूल के लिए कितना अवेलेबल वॉल्यूम है फ्री मूवमेंट के लिए। इसका हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, उस कंटेनर का वॉल्यूम या वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूलर मोशन। या सीधी सी बात करें, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेनर अवेलेबल है इसलिए हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। इसी के साथ हम साथ में छोटी सी एक रियल गैस के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि वो अजम्पशन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं रियल गैस के बारे में भी आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइडियल गैस के वॉल्यूम का साइज नेग्लिजिबल है, और क्योंकि रियल गैस जो है, या रियल गैस का मतलब होता है जो आइडियल नहीं है, उनके मॉलिक्यूल का साइज हम एज्यूम नहीं कर सकते नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है अगर हम रियल गैस की बात करें, तो रियल गैस के लिए जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो जीरो नहीं है, यानी उनका खुद का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाइड। अब मान लीजिए जो रियल गैस है ये यहाँ पर पड़ी हुई है, ऐसे करके पड़ी हुई है, ऐसे करके। तो आप सोचिए, क्योंकि इन गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं है, यानी खुद भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी इतना जो वॉल्यूम है इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट फॉर द गैस मॉलिक्यूल। सो ओनली दैट मच वॉल्यूम विल बी फ्री अवेलेबल फॉर द फ्रीली मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। यानी इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से, इस पूरे के पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से
इस कंटेनर के वॉल्यूम में से हमें ये वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड कर रहे हैं इनको क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो ये वॉल्यूम बचेगा, जो ये वॉल्यूम बचेगा ना, ये वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। तो आई होप कि आपको आइडियल गैस के और रियल गैस के वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आसानी से समझ आ गया होगा कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है, इट इज सिंपल, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज फिल्ड। और वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, पूरे कंटेनर में से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ना गैस मॉलिक्यूल में से उसको माइनस कर दो, तो बाकी का जो बचेगा ना, जो फ्री मूवमेंट के लिए बाकी का जो वॉल्यूम बचेगा ना, ये वाला वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम है ना, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे बच्चे। हमेशा एक ध्यान रखिएगा एक बात, जब भी हम किसी भी गैस के एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें गैस की 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर हमें 3 चीज़ें पता है ना तो हम गैस की स्टेट के बारे में बता सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है गैस किस कंडीशन में है उसके बारे में बता सकते हैं। साइंटिफिकली स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई गैस की कंडीशन क्या है, उसके लिए हमें 3 थर्मल कोऑर्डिनेट, इनको हम बोलते हैं थर्मल कोऑर्डिनेट्स, इनको हम बोलते हैं थर्मल कोऑर्डिनेट्स। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, थर्मल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो उसमें से मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया है कि ये वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए चलते हैं हम दूसरी पोस्टुलेट की तरफ। बच्चों सेकंड, जब हम पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए। दूसरा कोऑर्डिनेट, जैसे हमने पहला वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गैस के प्रेशर को कैसे हम डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कैसे हम गैस के अंदर प्रेशर आता है। ठीक है बेटा, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, गैस के सभी मॉलिक्यूल्स, गैस के सभी मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड इलास्टिकली विथ ईच अदर, विद ईच अदर। बेटा ये इलास्टिकली वर्ड कहीं पहले भी सुना हुआ है क्या, ये पहले भी कहीं सुना है क्या? अरे हाँ सर सुना हुआ है, ये तो हमने वर्क एनर्जी पावर में सुना था। वर्क एनर्जी पावर में हमें बताया था कि जब भी 2 पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं इलास्टिकली तो देयर विल बी नो एनर्जी लॉस, देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। इसका मतलब है जब भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडम मोशन के दौरान कोलाइड करते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक बहुत सारे मॉलिक्यूल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जब ये कोलाइड करेंगे ना तो देयर विल बी नो एनर्जी लॉस, किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। चलिए, जब भी ये कोलाइड करते हैं कोई एनर्जी लॉस भी नहीं होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 तरीके से कोलिजन करेंगे। एक तो आपस में ऐसे करके कोलिजन करेंगे, इधर से कोलिजन कर इधर से, और आपस में के अलावा जिस कंटेनर में इनको भर रखा है ना हमने, उससे भी तो कोलिजन करेंगे। ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस कंटेनर से भी तो कोलिजन करेंगे। तो इसका मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, और 2 तरीके की कोलिजन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन और मॉलिक्यूल की कोलिजन किसके साथ, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है वो बार बार अपनी स्पीड, कुछ स्पीड से अगर मान लीजिए इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो ये क्या डालेगा इसके ऊपर, फोर्स एक्सर्ट करेगा, बिल्कुल फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस वॉल्स के ऊपर प्रेशर आएगा, और अगर प्रेशर आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रेशर को, इस ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, जो वॉल्स के साथ कोलिजन कर रहे हैं, उन कोलिजन के कारण वॉल्स पर फोर्स लगा रहे हैं, उन फोर्स के कारण जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस। तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन, ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन, कंटिन्यूअस कोलिजन है ना, ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन अ गैस एक्सर्ट प्रेशर विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा उसको, अभी अभी हमने आपको बताया, प्रेशर ऑफ गैस। तो ये हमारा दूसरा थर्मल कोऑर्डिनेट हमने कवर कर लिया। पिछली जो हमारी पोस्टुलेट थी उसमें हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस क्या होता है, तब हमने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज व्हाट, यस, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द मोमेंट।
अब प्रेशर ऑफ द गैस ये क्यों एग्जर्ट हो रहा है? ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ अ गैस विद द कंटेनर और वॉल ऑफ द कंटेनर। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? आइए हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरी पोस्टुलेट। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब कभी भी दो मॉलिक्यूल्स या रैंडम, जब कभी भी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं जब वो मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन नहीं करते, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं। अब सोचो अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है वो उसकी स्पीड को अफेक्ट नहीं करेगा। ये मॉलिक्यूल अगर इधर जा रहा है, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से किसी भी तरीके का कोई भी इंटरमोलिकुलर मोशन, कोई भी इंटरेक्शन जो है वो नहीं है, या इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इनकी स्पीड कभी भी अफेक्ट नहीं होंगी, ये आराम से रैंडम मूवमेंट करते रहेंगे। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। और क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनकी इंटरेक्शन एनर्जी, बच्चों ये भी मैंने वर्क एनर्जी पावर में आपको बताया था, इंटरेक्शन से आया इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी। और इंटरेक्शन एनर्जी किसका दूसरा नाम था? अरे किसका दूसरा नाम था? इंटरेक्शन एनर्जी जो था वो किसका दूसरा नाम था? यस, पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम था। यानी अगर ये मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी जीरो है, और अगर इनकी इंटरेक्शन एनर्जी जीरो है इसका मतलब है इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? जीरो। ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? जीरो। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं बच्चों, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने कहा कि जी ये पोटेंशियल एनर्जी तो क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का, तो वही तो जीरो है, यानी जितनी भी टोटल एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी का सम है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल m1 मास का है, p1 स्पीड से चल रहा है, इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, इसको भी, सबको ऐड करते जाओ कब तक? n तक। अगर n मॉलिक्यूल्स है तो कब तक ऐड करते जाओ? n तक। और इनका क्या ले लिया जाए हम? इसका हम क्या कर लेंगे? एवरेज ले लेंगे। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी वही क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी के बराबर। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जिसके बारे में हम आगे भी काफ़ी बात करेंगे कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब ये दो तरीके के टाइम की बात कर रहे हैं। पहला हमने बात किया टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट का, यानी कितनी देर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कर रहा है। दूसरा हमने बात किया टाइम बिटवीन टू सक्सेस कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन, करेक्ट। अब इनमें क्या अंतर है भाई? इसको एक और नाम से जानते हैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाइम ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है जी? एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये मॉलिक्यूल इससे जाकर के टकराया टकराया टकराया, और जब ये इससे टकरा रहा है, जब ये इससे टकरा रहा है तो ये कितनी देर इसके कांटेक्ट में है, ये कितनी देर इसके कांटेक्ट में, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट। अब आती है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल और यहाँ था, ये जो हमारा मॉलिक्यूल था ये पहले इस मॉलिक्यूल से जस्ट टकरा के इस तरफ मुड़ा, और ये इस मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ा, और जैसे ही ये इस मॉलिक्यूल से टकराया तो इस मॉलिक्यूल से टक्कर के टाइम और इस मॉलिक्यूल से टक्कर के टाइम, ये जो हमारा टाइम था ना, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच में जितना इसको टाइम लगा उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ओके, इस रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और आगे जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलग अलग एनालिसिस करेंगे, जब हम अलग अलग इनकी एनर्जी का एनालिसिस करेंगे, तब हमें इस रिलैक्सेशन टाइम के को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लेटर ऑन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ। ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन विच इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। बच्चों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब रैंडमली मूव करते हैं,
और कोलाइड करते रहते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये इससे टकराया, इसकी डायरेक्शन बदल गई, ये यहाँ आ गया, फिर इससे टकराया, इसकी डायरेक्शन फिर बदल गई, फिर इससे टकराया, इसकी डायरेक्शन यहाँ बदल गई, फिर इससे टकराया, इसकी डायरेक्शन यहाँ बदल गई, इससे टकराया, इसकी डायरेक्शन यहाँ बदल गई। तो ये जो पाथ बन रहा है ना, इस पाथ को हम एक अलग से बोलते हैं जिगजैग पाथ। क्या बोलते हैं? जिगजैग पाथ। और इस मोशन को बोलते हैं जिगजैग मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन। ये जो हमने डायग्राम यहाँ आपको बता रखा है, इट इज़ बेसिकली जिगजैग मोशन, और इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक और ख़ास बात ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन के कारण डायरेक्शन चेंज होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भले ही डायरेक्शन चेंज हो जाए, भले ही डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। कौन से पाथ में मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये ऐसे आराम से लंबे चौड़े पाथ से, कर्व्ड पाथ से इससे आके कोलिजन कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। ओके, और इस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मोशन को जिगजैग टाइप का मोशन कहते हैं, और साइंटिफिकली या केटीजी की हम फॉर्म में इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज एज्यूम्ड निग्लिजिबल ऑन द गैस, यानी जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो ग्रेविटी से इंटैक्ट रहते हैं, यानी उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं लगता है। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं। इसका फायदा क्या होगा भाई? अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगेगा तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं आइडियल गैस के कंटेनर में, तो अगर क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो देखिए क्या होगा। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो ये नीचे ऐसे करके जमा नहीं हो जाएंगे। मतलब अगर ये रियल गैस होती, आइडियल गैस नहीं होती, अगर ये रियल गैस होती तो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता? देखिए, सोचो अगर ये रियल गैस होती तो क्या होता? रियल गैस होती तो क्या होता? ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना, ये नीचे जमा हो जाते, क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता ना, तो ये नीचे ऐसे 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 करके सब जमा हो जाते, ऐसे जमा हो जाते। तो देखिए, यहाँ से डेंसिटी कम हो जाती, मॉलिक्यूल बचते ही नहीं या बहुत कम बचते, और यहाँ नीचे अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हम मानते तो ये सारे मॉलिक्यूल जमा हो जाते। तो आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए उनकी जो डेंसिटी है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, वो कहीं से भी देखो हमेशा सेम रहेंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हर जगह पर इसकी यूनिफॉर्म जो डेंसिटी है वो अलग अलग मिलेगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं मिलेगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब ये जो लास्ट हमारा जो पोस्टुलेट है, ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा, और ये बड़ा फेमस है। ये हम सबसे लास्ट में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भाई ये तो अटल सत्य है ही कि ऑल द आइडियल गैसेस विच ओबे आइडियल गैस लॉज, आइडियल गैस लॉ। ये क्या बोला है भाई? ये भी बताते हैं क्या बोला है। जितनी भी गैसेस हैं हमेशा आइडियल गैस को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो है ये कौन सी इक्वेशन है बच्चे? ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी का मतलब, इसको अभी पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। वी मतलब अभी भी पढ़ के आया ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.3114 होती है ना ऐसा यूनिट में, जूल पर मोल केल्विन। करेक्ट। ये टी क्या होता है? एब्सोलूट टेम्परेचर। अभी टिप्पर सिंपल हम टेम्परेचर लिख देते हैं, एब्सोलूट टेम्परेचर सिंपल। जब हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे तब हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि ये गैस इक्वेशन कैसे आई है। तो जितनी भी गैसेस जो आइडियल गैस लॉज को फॉलो करती हैं उनको हम कहते हैं आइडियल गैसेस। ठीक है बच्चों, ये सब जो बातें थी ये हो गई हमारी आइडियल गैसेस की बातें। आइए जो अब हम कुछ पीछे छोड़ आए हैं, आइडियल गैसेस के एजम्पशंस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन जो गैस आइडियल नहीं है, रियल है, उसके बिहेवियर
उसका बिहेवियर क्या होगा, या अगर जो गैसेस जो पीछे हमने बताया आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती हैं वो कैसे बिहेव करेंगी, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों रियल गैसेस की बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस का हमारा जो पार्ट है प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। आई होप कि वो आपको सब समझ में आ गई हैं। ड्यू टू सम इंट्रैक्शन, क्योंकि अब ये रियल गैस है तो इंट्रैक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द प्रेशर इज ऑलवेज रिड्यूस एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है भाई, ये वॉल ऑफ कंटेनर है, इसके पास ये मॉलिक्यूल्स ऐसे सीक्वेंस में रखे हैं, ऐसे आई एज्यूम की सीक्वेंस में रखे हैं, ये मॉलिक्यूल इसके पीछे सीक्वेंस में रखे हैं। ये जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी कुछ सर्टेन स्पीड से इस वॉल पे टकराने वाले हैं, कुछ सर्टेन स्पीड से इस वॉल पे टकराने वाले हैं। टकराएंगे तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर इनके बीच में इंटरेक्शन है तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इसको अपनी तरफ कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो बच्चों ये जिस स्पीड से इधर मूव करना चाहिए था, क्या उस स्पीड से मूव कर पाएगा? क्या नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर लग जाएंगे तो इनकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि जिस स्पीड से उसको बॉल के साथ कोलाइड करना चाहिए था उस स्पीड से कोलाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बॉल के ऊपर कम फोर्स आएगा, यानी कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो अब बात समझ में आ गई है ना। अगर इंटरेक्शन होने लग गया मॉलिक्यूल्स के बीच में तो दैट गैस प्रेशर विल ऑलवेज रिड्यूस। यस, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एज सम इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। दे कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। देखिए अगर इनके बीच में इंटरेक्शन होने लग गया, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर पे पिस्टन है, ऐसे ऐसे, इसमें अगर मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इस सिलेंडर को नीचे दबाता जाऊं और इनके बीच में इंटरेक्शन भी हो रहा है, ये दबाता गया, मैं दबाता गया, तो सोचो क्या होगा। यहाँ पर जो गैस है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। ये गैस किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। आ गई बात समझ में, है ना। ये गैस किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी। चलिए इसके बाद रियल गैस की और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक। ये तो बताया था मैंने, परफेक्टली इलास्टिक तो भैया केवल आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एज्यूम करते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जब कोलिजन करेंगे तो एनर्जी का लॉस भी होगा। अरे भाई एनर्जी का लॉस तो तब नहीं होता अगर इलास्टिक कोलिजन होती। अगर नेट गया चल रहा है, आपकी क्लास होती है। ओके बच्चों, आई होप कि शायद नेट का इशू, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। आई होप कि बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क गया हो, लेकिन नाउ वी आर अगेन ऑन द फ्रंट। आइए बेटा, हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट, effect of gravity exists, what effect of gravity exists, so most of the molecule collected at the bottom and जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, जो डेंसिटी है हमारी इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। करेक्ट, डेंसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ये हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला हमारा जो रियल गैस का बिहेवियर है। अब बेटा ऐसा हम रियल गैस में क्या करें जिससे रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? आइडियल गैस में। ऐसी क्या कंडीशन हो कि रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाए? तो अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। द रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं जब भी कोलिजन करते हैं। रियल गैस अगर है, जब भी कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे। तो अगर मैं इसको टेम्परेचर दे दूं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दूं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दूं, तो ये मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ये बाहर से थर्मल एनर्जी लेके वापस क्या करने लग जाएंगे? एक्शन मोड में आ जाएंगे, एक्शन मोड में आ जाएंगे, एक्शन मोड में आ जाएंगे, एक्शन मोड में आ जाएंगे। यानी वापस रियल गैस, आइडियल गैस की तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे? आइडियल गैस की तरह।
ऐसे ही अगर मान लीजिए हम प्रेशर को काफ़ी लो कर दे तो क्या होगा, प्रेशर लो कर दे तो क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल ये जो नीचे जमा हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी जो डेंसिटी थी ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई थी, जैसे ही हम जो इसका प्रेशर है वो लो कर देंगे, ये मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे, ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऊपर आने लग जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल ऊपर आने लग जाएंगे, अगर ये मॉलिक्यूल ऊपर आने लग जाएंगे तो यूनिफॉर्म डेंसिटी हमें वापस मिलने लग जाएगी, यानी जो रियल गैस है वो वापस किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। करेक्ट बच्चों। इसके बाद में जो भी अभी हमने जो लास्ट पोस्टुलेट पढ़ी थी, जिसको हमने कहा था कि जितनी भी आइडियल गैसेस हैं वो गैस लॉस को फॉलो करती हैं। आइए हम देखते हैं कि ये गैस लॉस क्या है। आइए देखते हैं ये गैस लॉस क्या है। तो हमारी जो पहली जो पर्सनैलिटी थी, जिनको हमने हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया कि ये ऐसी महान पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियत हैं, जिन्होंने हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, या यूँ कह सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसमें बहुत काम किया। तो ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक बॉयल्स, आइए देखते हैं इन्होंने गैसेस या आइडियल गैसेस के बारे में क्या कहा है। इन्होंने बताया द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें और फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास का मतलब है गैस के नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन निकलता है कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर ऐसा है कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो जब मैं ये साइन जो है इसको ओमिट कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट के। करेक्ट, ओके। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर मैं ऐसा मानूं कि इनिशियली कोई गैस मान लीजिए फर्स्ट स्टेट में है, और मान लीजिए जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपनी प्रोसेस करते हैं तो ये गैस का मान लीजिए फाइनल स्टेट में चली जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। So here P1 will be the initial pressure, P2 will be the final pressure, V1 is the initial volume and V2 will be the final volume। यानी at constant temperature pressure will be inversely proportional to volume, यानी P1 V1 will be equal to P2 V2। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। आप आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। आइए देखते हैं। बच्चों, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। ये हमारा सिलेंडर है, ये जो है ये हमारा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के साथ हमने एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है वो अटैच कर रखी है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो है वो अटैच कर रखी है। जैसे 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 इसका वॉल्यूम कम होता जाता है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा। आइए देखते हैं, मैं वापस आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, इसका जो प्रेशर है वो क्या चेंज होगा। आइए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये वॉल्यूम कम होता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे ये जो प्रेशर है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे ये वॉल्यूम कम होता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। आइए एक बार और देखते हैं। जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम होता जाता है
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा फास्ट रेट से कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम कम हुआ वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। करेक्ट। आइए हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों ये था हमारा बॉयल्स लॉ, जिसके लिए हमने आपको बताया कि ये जो बॉयल्स लॉ है ये वॉल्यूम और प्रेशर की रिलेशनशिप के साथ में चलता है। अगर हम बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स के बारे में बात करें तो ये किस तरीके से ग्राफ हमारे डेवलप होंगे, आइए देखते हैं। बेटा ये जो हमने ग्राफ बना रखा है प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस पूरे के पूरे ग्राफ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बने हैं, इस पूरे ग्राफ पर, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, इस पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी T2 क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बना है। ऐसे इस पूरे ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इन ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं, इन ग्राफ्स को कहा जाता है आइसोथर्म्स। इन ग्राफ्स को बोला जाता है आइसोथर्म, क्योंकि ये आइसोथर्म्स का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पर बने। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले ग्राफ की तरफ बात करूं तो बेसिकली ये P और V के बीच में ना बन के ये P और 1/V के बीच में बना है। देखिए अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू K 1/V। तो अगर मैं P और V की बात करूं तो ये ऊपर वाला ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ये वाला जैसा हमने बनाया P और 1/V, P और V के बीच में जो ग्राफ बना। और अगर P और 1/V के बीच में अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी। अब ये कांस्टेंट लाइन कैसे मिलेगी, देखिए ये एक कांस्टेंट लाइन है, ये एक कांस्टेंट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इस पूरे ग्राफ के ऊपर जो हम कह सकते हैं इनका जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। ये स्लोप मान लो ये θ1 है, ये मान लीजिए θ2, करेक्ट। हम जानते हैं कि जो स्लोप होती है बेसिकली वो क्या होती है, जो वाई एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देंगे एक्स एक्सिस पे जो हमारी क्वांटिटी है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका मतलब है इसकी स्लोप कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं P इंटू वी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। और ये तो हमें मालूम भी था, ये तो हमें मालूम भी था। अब P अपॉन 1/V ये कांस्टेंट होना चाहिए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है इसकी स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसकी स्लोप कांस्टेंट है। और हम जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन देखी थी PV इज इक्वल टू nRT, और हम जानते हैं कि इफ PV इज कांस्टेंट देन दिस क्वांटिटी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। यानी ये जो स्लोप है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू T। यानी जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब आप देखिए किसकी स्लोप ज़्यादा है, यानी किसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ1। इसका मतलब है हम कह सकते हैं T2 विल बी ग्रेटर देन T1। यानी हम ग्राफ को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी P और 1/V के ग्राफ में वही टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। और अगर आपको इस ऊपर वाले ग्राफ में देखना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमेशा याद रखिएगा ओरिजिन से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी T2 विल बी ग्रेटर देन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम हमारे दूसरे एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो हमारा बॉयल्स लॉ के लिए जो ग्राफ है वो काम करता है। आइए देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये हमारा जो आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्केल है ये वॉल्यूम को मेज़रमेंट करने का स्केल है, और उसके साथ में जो स्केल है ये वाला जो स्केल है ये प्रेशर का स्केल है। जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जा रहा है। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप है। तो V और 1/P के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ, करेक्ट।
Okay, I hope you understood. So we move to the next slide. Let's start. नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। वो लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स, जो हमने इससे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ये वाला जो ग्राफ है, आइए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास, इसमें भी हमने नंबर ऑफ मोल क्या लिए हैं, फिक्स या नम फिक्स्ड मास लिया है। द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट, अब की बार हमने क्या कांस्टेंट कर दिया है? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। ये प्रेशर जो है ये हमने कांस्टेंट कर दिया। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस पर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होगा। या हम कह सकते हैं, जैसा अभी अभी हमने देखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, और V अगर ये साइन हटाते हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी V/T विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं किसी प्रोसेस के लिए स्टेट 1 और स्टेट 2 रेडेंशियल यूज करता हूं तो V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2 एंड दिस क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वेयर V1 is the initial volume, V2 is the final volume, T1 is the initial absolute temperature and T2 is the final absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कुछ भी नहीं है बेटा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है जो भी टेम्परेचर आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो केल्विन स्केल पर मेजर करना है। तो किस पर मेजर करना है? केल्विन स्केल पर मेजर करना है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि हमें जो भी टेम्परेचर मेजरमेंट करना है वो केल्विन स्केल पर करना है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर जैसे मान लीजिए हमें 5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू चाहिए केल्विन में, तो ये जो हमारी वैल्यू है 273.5, इसमें 5 ऐड कर दीजिए। जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो किस में मिलेगी? केल्विन स्केल में। तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसी केल्विन स्केल के ऊपर जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइए हम इसके बारे में भी एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। बेटा आप देख सकते हैं ये प्रेशर हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया है। प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया है यहाँ पर। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, या इस तरीके से इसको कह सकते हैं, या आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कर रहे हैं? ये गर्म करने के काम में आ रहा है, यानी जो भी कंटेनर है हमारा इसको ये गर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो कंटेनर है वो गर्म होता जा रहा है वैसे वैसे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से टक्करें कर रहे हैं, फास्ट कोलिजन कर रहे हैं। हमने प्रेशर को कांस्टेंट बना रखा है, तो बहुत तेज़ी से वो जब टक्करें करेंगे तो वो जो पिस्टन है वो ऊपर मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। यानी कैसा रिलेशनशिप है? प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। करेक्ट। आगे चलते हैं हम। आगे हम देखते हैं इस चार्ल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ। ये जो आप 2 ग्राफ देख रहे हैं, इनफैक्ट 3 ग्राफ देख रहे हैं, ये किस तरीके से हमने बनाए हैं कि ये जो हमारी रिलेशनशिप होती है V इज प्रोपोर्शनल टू T वेयर T इज टेकन इन केल्विन। यानी अगर मैं 0 केल्विन ले रहा हूँ तो 0 केल्विन के ऊपर जो हमारा वॉल्यूम भी आएगा वो कितना आएगा? 0। यानी ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से। और क्योंकि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है इस वजह से हमें जो ग्राफ मिलेगा ये कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यही ग्राफ अगर मैं डिग्री सेल्सियस से शुरू करता तो भाई हमारे 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात कर रहा हूँ तो क्या डिग्री सेल्सियस जो है उसका ग्राफ भी 0 से शुरू होगा? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं शुरू होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस बेसिकली किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन होता है ना। 273.15 केल्विन होता है ना, तब जाकर के हमारा वॉल्यूम 0 होता है ना। तो देखिए
जब हम अपना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 लिख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में 0 लिख रहे हैं, तो केल्विन स्केल पे वो कितना होगा, ये होगा 273.15 केल्विन, यानी वहाँ तो वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। इसको जब मैं थोड़ा पीछे लेकर के जाता हूँ, जहाँ पर मुझे -273.15 डिग्री सेल्सियस मिलता है, ये एक्चुअली किसके बराबर है, 0 केल्विन की। ये किसके बराबर है, 0 केल्विन की, यानी कि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 0। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये डिग्री सेल्सियस में जब हम टेम्परेचर लेते हैं और वॉल्यूम के बीच में है, और ये वाला जो हमारा ग्राफ है जब हम केल्विन स्केल पर टेम्परेचर लेते हैं उसके साथ। बच्चों, अगर हमें V और T ग्राफ दे रखा हो और हमें बताना हो कि ये 3 ग्राफ हैं, ऑब्वियसली इनके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इस पूरे ग्राफ पर प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन थी। तो इन प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी P1 ज़्यादा होगा, P2 ज़्यादा होगा या P3 ज़्यादा। तो बेटा इसके लिए जो हमें मालूम है कि PV किसके बराबर होता है, nRT के, ये तो हमें मालूम है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब V/T, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, इन ग्राफ की स्लोप की बात करूं, तो बेटा ये जो स्लोप है वो क्या होगी, V/T होगी, यानी V/T किसके बराबर हो जाएगा, nR/P। अगर मैं कह दूं कि मैंने n × R यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ले रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं V/T यानी जो हमारी स्लोप है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या किसके प्रोपोर्शनल है, 1/P के, या 1/P के प्रोपोर्शनल ऐसे ले सकते हैं। यानी जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब बताइए, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, करेक्ट। मान लीजिए ये जो P1 है इसकी स्लोप है θ1, या इसका जो एंगल है वो है θ1। ये जो बीच वाला ग्राफ है P3, इसके लिए θ3 और इसके लिए θ2। अब हम जानते हैं कि जो हमारा प्रेशर है, ये जो स्लोप है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी है, P2 के लिए, यानी θ2 जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, यानी हमारा जो प्रेशर है P2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर P3 होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, P1। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्लोप का यूज़ करके हम VT ग्राफ के ऊपर प्रेशर के बारे में ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा और कौन सा प्रेशर कम होगा। इसका एक जो ग्राफ का एक छोटा सा हम देख लेते हैं, एनिमेशन और देख लेते हैं, आइए। ये ग्राफ का चार्ल्स लॉ का किस तरीके से बनाया गया है। जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसको हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसको हम इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। आइए एक बार और देखते हैं। जैसे जैसे ये रेड होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, स्टीम बनती जा रही है, बनती जा रही है, वैसे वैसे ये ग्राफ हमें मिलता जा रहा है, यानी ये इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आइए एक बार और देखते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मॉलिक्यूल, स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकराए ऊपर जो हमारा पिस्टन लगा है उसकी वॉल से, और वो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रखती है। ठीक है, आइए आगे। अब हमारा तीसरा लॉ हम देखते हैं, गैलुसैक लॉ, जिसको हम प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ हमें कहते हैं कि द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास, ये तो हमारा यूनिफॉर्म ही चल रहा है, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमने क्या ले रखे हैं, फिक्स ले रखे हैं। ये नंबर ऑफ मोल हमने क्या ले रखे हैं, फिक्स। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको याद होगा बॉयल्स लॉ के अंदर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, और अब हम कह रहे हैं कि क्या चीज़ कांस्टेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम ए फिक्स्ड मास, if we are taking a fixed mass of gas, then the pressure of gas is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature, yani P is proportional to T. If P is proportional to T, then we can say then P will be equal to KT, or P by T will be equal to K, that is a constant. That is a constant, correct. अगर हम किसी प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल P1 by T1 will be equal to final P2 by T2, and this quantity will remain constant, correct. This quantity will remain constant, where P1 is the initial pressure, P2 is the final pressure, T1 is the initial absolute temperature, and T2 is the
फाइनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, करेक्ट। अगर इसके ग्राफ्स की बात करें तो जैसे पहले हमने ग्राफ बनाए थे V और T के बीच में, अब हम ग्राफ बना रहे हैं P और T के बीच में, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो जैसे पहले बनाया था वैसे ही ये ग्राफ केल्विन स्केल पर है, इसलिए ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और ये वाला ग्राफ डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए थोड़ा ऊपर शुरू हो रहा है, क्योंकि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो एक्चुअली वो केल्विन पर 273.15 केल्विन होगा, जहाँ पर प्रेशर 0 नहीं होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें पी और टी ग्राफ पर कि किस तरह चेंज होता है, तो ये तो मालूम है कि इस पूरी की पूरी लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इस पूरी की पूरी लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन वॉल्यूम 1 ज़्यादा होगा, वॉल्यूम 2 ज़्यादा होगा, उसके लिए वही तरीका भी अपना सकते हैं गैस इक्वेशन से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जो इन ग्राफ की स्लोप होगी वो होगी पी बाई टी, ये होगी हमारी स्लोप, ये होगी हमारी स्लोप। तो पी बाई टी किसके बराबर हो गया, एन आर बाय वी के, एन आर बाय वी के, क्योंकि हमें क्या बताएगा, स्लोप, यानी जो हमारी स्लोप है, यानी जो हमारी स्लोप है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, यानी जैसे जैसे हमारी स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अब आप मेरे को बताइए, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, हम क्लियरली देख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट मीन्स tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। सो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप है, तो हम कह सकते हैं कि जो V2 है वो V1 से क्या होगा, ज़्यादा, V2 है वो जो V1 से क्या होगा, ज़्यादा। आ गई बात समझ में। इसका एक छोटा सा एनिमेशन मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये गैलुसेक लॉ काम करता है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे शुरुआत में ये मॉलिक्यूल जो थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल्स भी बहुत फास्ट मूवमेंट करने लग गए हैं। बहुत फास्ट मूवमेंट करने के कारण फोर्स लगा रहे हैं वॉल्स पर, और फोर्स लगाने के कारण उन पर बहुत तेज प्रेशर लगा रहे हैं, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, यानी इनकी क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो बातें मैंने आपको बताई हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में वो समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स अभी भी ऐसे हैं जो आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके आंसर मैं ज़रूर करूँगा। आज के लेक्चर के बाद में आप ये पॉइंट्स ज़रूर समझ गए होंगे जो इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किए हैं। आज के लेक्चर के बाद में आप ये 3 पॉइंट अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि आइडियल और रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या आइडियल और रियल गैस क्या होती हैं। सभी के सभी गैस लॉज यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉज और गैलुसेक लॉ क्या होते हैं, और उनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, और उस ग्राफ से क्या एनालिसिस हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतने अच्छे विशेष भेजे। सभी बच्चों को आज के लेक्चर के बाद में जितने भी कमेंट्स हैं वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए 3 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, ई करियर पॉइंट नीट यूट्यूब चैनल पर मैं आपको वापस मिलूँगा इसी के साथ। थैंक यू।